आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो गुज़िश्ता एक माह से सुर्खियों में है। हमारे दरमियान हैं दिल्ली सरकार के साबिक़ वज़ीर और इन दिनों आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन चुके जनाब कपिल मिश्रा साहब। कपिल मिश्रा साहब, ETV में आपका खैर मक़दम है, आपका शुक्रिया। ये जंग जो आपने छेड़ी है, आपको क्या लगता है कितनी लंबी चलेगी? ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। और आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन चुके हैं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी में जो 2-4 भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए मुसीबत बने, और पार्टी के लिए तो वही काम कर रहे हैं जिसके लिए पार्टी बनाई गई थी। नहीं, वही हमने देखा कि जब हम आपके घर में आए हैं तो आपने गुज़िश्ता दिनों अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से आपने कहा, यहाँ तक कि आपने ये तक कहा कि मैं आपको गिरबान पकड़ के जो है खींच के ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ हमने आपकी दीवारों पे जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं उसमें अरविंद केजरीवाल साहब मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं। तो क्या वो दूरियां जो हैं अभी तक दूरियां नहीं बन पाई हैं, या कहीं दिल में अभी तो हल्की सी खलिश महसूस होती है? देखिए, 2 अरविंद केजरीवाल हैं। एक वो अरविंद केजरीवाल है जिनके लिए हम सब ने अपने नौकरी, काम धंधे, पढ़ाई लिखाई छोड़ी, लाठी डंडे खाए, आंदोलन किया, पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, कुछ लोग जीते, कुछ लोग हारे। जिन अरविंद केजरीवाल को कार्यकर्ताओं ने भगवान की तरह माना, और ये माना कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है पर केजरीवाल बेईमान नहीं हो सकता। और ये दूसरे अरविंद केजरीवाल हैं जो आज सत्येंद्र जैन के साथ बैठे हुए हैं, जिनके रिश्तेदारों पे छापे पड़ रहे हैं, जिनके हवाला और काले धन के सबूत सामने आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल थे जो असीम अहमद खान की 1 मिनट की ऑडियो क्लिप पे मंत्री को हटा दिया और CBI में केस भेज दिया, और बोला कि एक भी दाग अगर लगता है तो मंत्री कुर्सी पर नहीं रह सकता। और दूसरे अरविंद केजरीवाल है जिनके मंत्री के खिलाफ, जिनके खुद के खिलाफ सबूत पे सबूत, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं जो है। आप सबूत दे रहे हैं वो सबूत मान नहीं रहे हैं। जैसे आपने 2 करोड़ वाला जो इल्ज़ाम लगाया था उस बारे में वो कहते हैं कि कब, किस वक्त, कहाँ, क्या, उसका आपके पास जवाब नहीं है। और उसको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इतने बरस तक वज़ीर रहे तो आपके पास कोई ऐसा तो एक सॉलिड एविडेंस होगा, अब भी मान रहे हैं, वो कब आप निकालेंगे? मैंने हवाला के सबूत दिए, कंपनियों के नाम बताए, उनके पते बताए, अरविंद केजरीवाल के पास वो पेपर कब से हैं ये बताया, कैसे फर्जी बैलेंस शीट इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को दी गई उसके सारे सबूत सामने रखे हैं। हेम प्रकाश से अरविंद केजरीवाल के क्या संबंध है उसके पेपर सामने रखे हैं। डेवलिन कॉरपोरेशन जहां से लाखों करोड़ों रुपए की गड्डियां निकली थी उसका अरविंद केजरीवाल से क्या संबंध है उसके पेपर मैंने सामने रखे हैं। 300 करोड़ की दवाइयों के घोटाले के पेपर मैंने सामने रखे हैं। 10 लाख की एम्बुलेंस कैसे 23 लाख रुपए में खरीदी गई उसके पेपर। तो जितने सबूत सामने रखे हैं उन पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अगर सबूतों की ही बात सबूतों है, के बारे में आम आदमी पार्टी के अंदर जो विधायक हैं, जो असेंबली मेंबर हैं, वो क्यों खामोश हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? खामोश कोई नहीं है, मौके का इंतजार है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब की बार जब बोलेंगे तो एक साथ बोलेंगे। नहीं, जैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने कहा तो कुमार विश्वास भी कहते हैं कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि वो इस तरह पैसा लेंगे। विश्वास तो मैं भी नहीं करता, कुमार विश्वास की जगह होता और कोई और कहता। पर मैंने एक बात सोची, ठीक है आप इस बात पे भरोसा मत करो कि रिश्वत ली कि नहीं ली, और उसकी जांच हो जाने दो CBI में। कोर्ट में भी जाएगा मामला, सिर्फ CBI तो फैसला करेगी नहीं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने जितने भी मामले सामने रखे, किसी भी मामले को केवल बयान देके नहीं छोड़ा, हर एक मामले को जिम्मेदारी से या तो CBI में लेके गया हूँ, या ACB में लेके गया हूँ, या ED में लेके गया हूँ, CBDT में लेके गया हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जिंदगी में जितने भी नेताओं के खिलाफ बात रखी, एक भी मामले पे किसी एक भी व्यक्ति के खिलाफ CBI या ACB नहीं गए हैं आज तक जिंदगी में। और मैंने एक भी इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जिस पर मैं CBI या ACB में गया नहीं हूँ। यानी कि मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। आज अगर मैं कोई केस दर्ज कराता हूँ और खुद गवाह बन के खड़ा होता हूँ, गलत साबित होने पे गुनाह मेरा माना जाएगा। तो उस हद तक इस लड़ाई को लेके जा रहा हूँ। कपिल साहब, ये जो कुछ हो रहा था ये 2015 के बाद हो ही रहा था जब से आपकी सरकार है, तो आपको अचानक इस बात का क्या ख्याल आया, जो आपके मुखालिफ भी कह रहे हैं कि क्योंकि आपको वजारत से हटाया गया तभी आपने ऐसा स्टैंड लिया है? इनमें से बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी ना मेरे को कोई जानकारी थी, ना विधायकों को कोई जानकारी थी। जब मैंने अनशन शुरू करने से एक दिन पहले ये ऐलान किया कि मैं लेट्स क्लीन अप एक अभियान चलाऊंगा और जिसके पास जो भी सबूत है वो मुझे ला के दो,
तब लोगों ने मेरे को सबूत ला के देने शुरू किए। विदेशी यात्रा का डिटेल उसके बाद आया है मेरे पास, मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार का मामला उसके बाद आया है, दवाइयों के घोटाले का मामला उसके बाद आया है। केवल 10 या 15 दिन और इतने सारे सबूत, इनके खुद के ड्राइवर, प्यून, चपरासी, आईएएस ऑफिसर, ये लोग आके मेरे को सबूत दे रहे हैं कि देखो कितने घोटाले हुए थे। मेरे को भी भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन जब कागज हाथ में आता है, जब दिखता है लिखा हुआ, तो फिर भरोसा करना पड़ता है। और इसीलिए मैं जनता के सामने रख रहा हूं। एक काम तो आपने किया है कि जो अरविंद केजरीवाल हर मामले में बहुत बोला करते थे, आपने उनको गुज़िश्ता कुछ दिनों से खामोश कर दिया है। वो क्यों? आप तो उनके साथ रहे हैं, वो क्या उनके आप किरदार को भी समझते होंगे, उनकी शख्सियत को भी समझते होंगे, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? इस खामोशी के पीछे क्या कोई तूफान छुपा है, या कोई स्ट्रेटजी है, या वो वक्त बीतने का इंतज़ार कर रहे हैं? बिल्कुल, वो केवल एक इंतजार कर रहे हैं कि ये कपिल मिश्रा अकेला है, कितने दिन लड़ाई लड़ लेगा। चुप हो जाते हैं, ये जो भी सबूत सामने रखेगा हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, और अकेला लड़ते 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 एक दिन थक के हार जाएगा। और ये उनकी स्ट्रेटजी है। जिस व्यक्ति ने सारी दुनिया के ऊपर आरोप लगाए हो, जो व्यक्ति हमेशा सामने आके बात करता हो, एक भी घोटाले पे बोलने को तैयार नहीं है। 7 तालों के अंदर छुपकर दुबक कर बैठ गए हैं। मैंने तो खुली चुनौती दी है, आप आके बात कीजिए ना। सबूतों पे चर्चा करना है, सबूतों पे चर्चा कर लो। जनता के बीच में चुनाव लड़ने की हिम्मत है तो चुनाव लड़के देख लो, लोगों के बीच में निकल के तो दिखाओ। आज अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और ये चुप्पी आपराधिक चुप्पी है, ये क्रिमिनल की, मजे हुए अपराधी की चुप्पी है, जिसको ये लग रहा है कि मैं इस बार भी शायद बच के निकल जाऊँ। लेकिन उनको ये बात समझनी होगी, कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल से एक कदम ज़्यादा स्मार्ट है। एक और जो ये लोग कहते हैं, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड भी उसके साथ जोड़ करके, आपकी वालिदा का ताल्लुक़, आपकी मदर का ताल्लुक़ जो है वो बीजेपी से रहा है उस तरीके से, तो ये चीज़ क्या उनको पहले नज़र नहीं आई थी जब आप आम आदमी पार्टी में आए थे, या अब आपके निकलने के बाद ये लग रहा है कि आप बीजेपी के साथ हैं? अगर मेरा परिवार बीजेपी से रहा तो मैं बीजेपी में क्यों नहीं गया, आम आदमी पार्टी में क्यों आया? अगर बीजेपी का ही मेरे को होना होता तो मैं सीधा बीजेपी में चला जाता। क्यों ये अरविंद केजरीवाल वो दिन भूल गए जब ये मेरे घर आए थे मेरी माताजी से बात करने कि कपिल मिश्रा को चुनाव लड़ाना है, उससे बोलो अपनी नौकरी छोड़ दे। ये अरविंद केजरीवाल वो दिन भी भूल गए कि जब दिल्ली की पहली मोहल्ला सभा स्वराज मेरी माताजी ने सोनिया विहार में लगाई थी 2007 में, और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया देखने आए थे कि मोहल्ला सभा लगाई कैसे जाती है। अरविंद केजरीवाल की स्वराज किताब में लिखा हुआ है मेरी माताजी के काम के बारे में कि जिस प्रकार से डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा मोहल्ला सभा लगाती हैं, हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो ऐसी ही मोहल्ला सभा लगाएंगे। ये सारी बातों को भूल गया। जो आपको आपकी माताजी की तरफ से कभी दबाव नहीं था कि आप बीजेपी की में रहिए, आम आदमी पार्टी में मत जाइए? कुछ कोई दबाव कभी नहीं था, और बस ये था कि जहां अच्छा लगे वहां खुलकर काम करो। उस वक्त भी दबाव नहीं था, और आज जब अरविंद केजरीवाल से लड़ रहा हूं तो आज भी कोई दबाव नहीं है। ये संस्कार है, ये सीखा है, जो दिल में सही लगता है, आत्मा को सही लगता है, जो लगता है अपनी रूह बोलती है कि ये करना चाहिए, उसे खुल के करो। चलिए, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, हम वक्त एक मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आते हैं और कपिल मिश्रा साहब से और बात करेंगे, और उर्दू के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कपिल मिश्रा साहब के पास जो था उर्दू का महकमा भी था। इस वक्फे के बाद ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं दिल्ली के सियासी रहनुमा और आम आदमी पार्टी के कद आवर नेता हैं इस वक्त, और जो कि आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आपको अभी पार्टी से निकाला नहीं है, क्यों नहीं निकाल रहे हैं आपको आप वाले? मैंने तो चुनौती दी है, चैलेंज किया है कि मेरे को पार्टी से निकाल कर दिखाओ। आज जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है, हाथ लगा के देखेंगे तो पता लग जाएगा। ये 5 या 7 लोगों के अलावा पूरी पार्टी इनके खिलाफ लगी। आप बहुत डराते हैं जब कहते हैं गिरबान पकड़ के निकाल लूँ, हाथ लगा के देखेंगे तो क्या कर देंगे आप? मतलब क्या? देखिए, एक चोर के सामने जैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वैसे ही करता हूँ। अरविंद केजरीवाल को कॉलर पकड़ के तिहाड़ जेल में लेके जाऊंगा, और कॉलर आज मेरे हाथ में, इसीलिए जुबान बंद है। और ये पूरा मुल्क देख रहा है। अगर पकड़ के उनको कोई तिहाड़ जेल लेके जाएगा तो पुलिस लेके जाएगी, अदालत में जाएंगे, वहाँ से जाएंगे, आप कैसे उनका कॉलर पकड़ सकते? अब मैंने कॉलर पकड़ा हुआ है, ये तो आपको दिख ही रहा है, तो तिहाड़ भी लेके जाऊंगा, वो भी देख लीजिएगा। नहीं, आप बताइए, जैसे पंकज पुष्कर हैं आपके, देवेंद्र सहरावत हैं, और संदीप कुमार हैं, आसिम साहब हैं, अमानतुल्लाह साहब हैं, तो आप इन सब से किस तरह अलग हो जाते हैं? देखिए, आज तक जो भी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को समझा, उसने 2 रास्ते अपनाए। एक रास्ता ये अपनाया कि चुप होकर घर में बैठ गया, दूसरा रास्ता ये अपनाया कि पार्टी से बाहर निकल के लड़ाई करने लगा। मैंने एक तीसरा रास्ता अपनाया, ना मैं चुप होकर बैठूंगा, ना मैं पार्टी से बाहर जाऊंगा। इस पार्टी को लोगों ने बनाया, आवाम ने बनाया है, जनता ने बनाया है।
लड़ाई करके बनाया है भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बोला था कि अगर मनीष सिसोदिया करप्शन करेंगे तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को भी निकाल देंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल करप्शन करें तो हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल को निकाल दें। मेरे को लगता है जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया था उस दिन खुदा उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकलवा रहा था। आप उर्दू ज़बान से भी आपका महकमा जुड़ा रहा, आपने इतने बरस काम किया। इत्तफ़ाक़ है कि आपका एक प्रोग्राम था अबुल कलाम मेमोरियल का जो आपने इफ्तिताह किया था, तो मैं उसमें कंपेयरिंग कर रहा था और आप भी मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल साहब भी थे और आपके मनीष सिसोदिया साहब भी थे। और आप लोगों की जो उस वक्त जो मैं केमिस्ट्री देख रहा था, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ये मौका भी आएगा। उर्दू को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना है जो इस सरकार ने नहीं किया और आप करना चाहते थे, वज़ीर होके भी आपको मौका नहीं मिला? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा आपको। जब मैं मंत्री था, अबुल कलाम साहब का मेमोरियल दिल्ली में 4 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बनाया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि बनेगा नहीं, और सामान रामेश्वरम भिजवा दिया था, मैं वहाँ से लेकर आया। गुलाम अली साहब को जब ये बोला गया मुंबई में कि उनका कॉन्सर्ट नहीं होगा, मैं पहला ऐसा मंत्री था पूरे देश में किसी भी सरकार का कि मैंने कहा आप दिल्ली आइए, हम कराएंगे कॉन्सर्ट, और उनसे मिलने गया। तो उस प्रकार के स्टैंड लेने पड़ते हैं खुल के। लेकिन मेरे को लगता है अरविंद केजरीवाल जी जिस दिशा में जाते हैं वो कोई लंबा काम नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि खासकर मुस्लिमों को लेकर वो केवल यूज़ करना चाहते हैं कि मैं 2-4 गालियाँ मोदी को दूंगा और उसके बाद मेरे को मुफ्त में सारा वोट मिलता चला जाएगा, मुझे ज़मीन पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्कूलों में, मदरसों में। आप कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमानों की मुखालफत करते हैं, या सिर्फ उनको यूज़ करना चाहते हैं? यूज़ करना चाहते हैं, ये तो मैं बड़ा क्लियरली कह सकता हूँ, क्योंकि 2.5 साल में अदरवाइज़ आप ही देख लो कि माइनॉरिटी वेलफेयर के फ़ंड की भी अगर बात हो, या मदरसों की बात हो, या उर्दू ज़ुबान की बात हो, या पूरे इस कल्चर की बात हो, या हिंदू मुस्लिम तहजीब जिसके लिए दिल्ली ये शहर जाना जाता है उसकी बात हो, इसके लिए किया कुछ नहीं गया। चाहे वो शिक्षा के द्वारा करना होता, किसी और सरकारी पॉलिसी के द्वारा करना पड़ता, एक भी ऐसा काम नहीं किया गया। लेकिन ये सोचा कि गाली दो बीजेपी को और मुफ्त में वोट लेके बैठे रहो, और इस रणनीति को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम दिया। आप वजीर थे, आपकी तरफ से अब जैसे उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल का ही मामला है, कहा यह जाता है कि उसका जो एक्सटेंशन होना था वो फाइल आप तक पहुंची, उसके बाद अब तक नहीं हुआ। उसमें जो आपने जो कमेटी बनाई थी गवर्निंग काउंसिल की, उसमें बहुत से लोग इस्तीफ़ा दे के चले गए। वो कमेटी ऐसी हौच पौच कमेटी थी कि उसमें आपने जिस तरह के लोग लिए, आपने उस कमेटी को मुशायरों के लिए इस्तेमाल करना चाहा, मुशायरे ही करवाए। क्या वहाँ पर क्या ऐसा है कि उर्दू एकेडमी के ज़रिए आप जो मुसलमानों के लिए, ख़ासतौर से उर्दू के लिए जो काम करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे? मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू कमेटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट चेयरमैन है। हर एक फाइल उन्हीं को क्लियर करनी है और डिसीजन उन्हीं को लेने हैं। मंत्री केवल माध्यम होता है, अदरवाइज चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं और वाइस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है। मंत्री के पास डायरेक्ट कोई पावर नहीं होती कि वो उर्दू अकेडमी या किसी भी लैंग्वेज अकेडमी का कोई काम डायरेक्ट करवा सके। आशीष तलवार नाम के एक व्यक्ति हैं जो लिस्ट बना के देते हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। अब उनके खिलाफ टैंकर घोटाले में जांच भी शुरू हो रही है। वो लिस्ट बनाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी साइन करते हैं, और ये निर्णय बिल्कुल लिया गया कि केवल बड़ी से बड़ी जहां चुनावी जनसभा करनी हो वहां पे मुशायरा करा दिया जाए और मुस्लिमों को मुशायरा सुना दिया जाए, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ एकेडमी को ना करने की जरूरत पड़े। उस प्रकार का हमने देखा है, जरूर माहौल देखा है। लेकिन क्योंकि मैं उसी विभाग से आया हूँ और कहीं ना कहीं बैठा हुआ था, तो आज अगर इस बात को मैं बहुत ज़्यादा कहूँ तो वो भी कहने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बात जरूर सबको समझनी चाहिए कि चेयरमैन अरविंद केजरीवाल उर्दू अकेडमी के हैं और वाइस चेयरमैन उनके अपॉइंट किए हुए हैं। इसमें मंत्री की कोई बहुत ज़्यादा ऑफिशियल भूमिका पूरे कामकाज में नहीं होती है। आपने जो शुरुआत आपको ने की थी टैंकर घोटाले को लेकर, वो टैंकर घोटाला अब आपकी फहरिस्त से गायब हो गया है? शीला दीक्षित को आप निशाना नहीं बनाना चाहते हैं, क्या है? देखिए, शीला दीक्षित ने तो बहुत सारे घोटाले किए, हम उन्हीं घोटालों के खिलाफ लड़कर आए। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि 2.5 साल सरकार के बीतने के बावजूद भी शीला दीक्षित का केवल एक ही घोटाला खोला इस सरकार ने, वो मेरे मंत्रालय ने खोला, टैंकर का घोटाला। जबकि ज़्यादातर घोटाले सड़क के, पुल के और स्टेडियम के PWD डिपार्टमेंट में हुए, जहाँ सारी फाइलें आज भी रखी हैं और जिन घोटालों को खोलने के लिए किसी LG या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपको सबको समझ में आ रहा है कि शीला दीक्षित के घोटालों को खोलने की कोई नीयत नज़र नहीं आती। और जिसने खोला, मैंने जो घोटाला खोला, जिस दिन मैंने अगस्त 2015 में घोटाले की रिपोर्ट दी, उसी दिन मेरा एक मंत्रालय ले लिया गया। दोबारा जब मैंने टैंकर घोटाले के लिए ACB से टाइम मांगा तो दोबारा पूरी तरह से ये बोला कि मंत्रालय से हटा दिया जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि शायद नीयत ये थी कि शीला दीक्षित के घोटालों को पब्लिक में मत लाओ,
उनको खोलो मत, एक बार वोट ले लिया, अब इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। और इसमें इनके दो साथी जरूर हैं, विभव कुमार हैं और आशीष तलवार हैं, जो लगातार शीला दीक्षित जी के संपर्क में रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो आपकी ये जो जिसको आप कह रहे हैं ये आपकी जंग है, ये क्या रुख लेगी? क्या आपको लगता है कि आप इस तरह का कोई एजिटेशन क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने किया था और आम आदमी पार्टी की तश्कील दी थी, या आप जो है रोज़ाना कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ नए कागजात लेकर आएंगे और उस पर ये पूरी तरीके से घिर नहीं पाएंगे? नहीं, मेरे को ये लगता है कि ऊपर वाला साथ दे रहा है और इसीलिए ऊपर वाला इनके इतने सारे घोटाले खोलता चला जा रहा है। इन्होंने इस मुल्क के साथ, आवाम के साथ एक गद्दारी की है, तो उसका अब सज़ा मिलने का समय आ गया है। अब उस सज़ा किसके माध्यम से मिलेगी, मेरे द्वारा मिलती है, किसी और के द्वारा मिलती है, ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा। लेकिन मैंने जनता के बीच में जाने का निर्णय ले लिया। मैंने ये बोला कि जब करप्ट नेता, लीडर चुप हो जाते हैं तो फिर पब्लिक बोलती है। इसीलिए शनिवार को शाम को 5 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे एविडेंस जनता के सामने रखूंगा। मुल्क में पहली बार किसी सरकार के घोटालों की एग्जीबिशन लगाई जाएगी, सबूत रखे जाएंगे और उसी दिन वहीं से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से शनिवार को शाम को सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे किस दिशा में जाना है। इन्हीं सबूतों पर हम बात करेंगे इस मुख्तसर वक्फे के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ दिल्ली सरकार के साबिक वज़ीर और आम आदमी पार्टी के एक ऐसे रहनुमा जिनको आम आदमी पार्टी वाले अपना मान नहीं रहे हैं, मौजूद रहेंगे इस वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं दिल्ली के साबिक वज़ीर और आम आदमी पार्टी के एक ऐसे रहनुमा जिन्हें आम आदमी अपना मानने को अब तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी में इनको रखा ही हुआ है, कपिल मिश्रा साहब। कपिल मिश्रा साहब, आप सबूत की बात कर रहे थे, जो आप सबूत सामने पेश करना चाहते हैं वो सबूत ऐसे ही हैं जैसे अब तक आपने पेश किए हैं, या ये कोई ऐसे सबूत होंगे कि इसके बाद जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा? हुकूमत करना मुश्किल है और इसीलिए वो आवाम में मिल नहीं रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं। मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि जिस दिशा में ये सारे केसेस जा रहे हैं और जिस प्रकार के सबूत आ रहे हैं, सतिंदर जैन को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता और अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये कितने दिन वो बाहर रह सकते हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ये उनका नसीब है। एक और सवाल, मैं जब उर्दू एकेडमी का जिक्र कर रहा था तो मेरे जहन में आया था और मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना भी है, हमने देखा है कि सरकारी अफ्तार बहुत होती हैं, तो ये महसूस किया गया कि दिल्ली सरकार जो अफ्तार करवाती है उसका पैसा जो है उर्दू एकेडमी की तरफ से आता है, आपके रहते हुए भी आया है, क्या ये सही है? मेरे को ये लगता है कि मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं, वो इफ्तार मुख्यमंत्री की होती है, उसका इनविटेशन मुख्यमंत्री के नाम पर होता है। अब उसका फंड कहाँ से आना है, उसका एक पूरा ट्रेडिशन बना हुआ है और बरसों से उसका फंड उर्दू एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। होना चाहिए कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि उससे उर्दू वालों का वही पैसा उर्दू वालों के लिए अगर इस्तेमाल ना किया जाए उसके भी रास्ते जरूर निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो कर भी लें, इफ्तार कर भी लें, लेकिन साथ में और चीज़ें भी करें जो उर्दू ज़ुबान के लिए ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कोई बहुत बड़ा ऐसा शिकायत वाला मामला भी नहीं है, लेकिन हाँ, ना भी किया जाए तो उसका भी रास्ता निकाला जाता है। पर हाँ, मुख्यमंत्री की इफ्तार होनी चाहिए, उसमें आवाम होनी चाहिए, ये तो बात ज़रूर है। कपिल मिश्रा साहब, बात शुरू हुई थी कुमार विश्वास और अमानतुल्लाह खां के दरमियान, और अचानक उनके दरमियान तो जो शुरू हुआ था वो एक तरह से मामूल पर आ गया और ऐसा महसूस हुआ कि कुमार विश्वास साहब को जो है वो राजस्थान का प्रभारी बनना पसंद था, शायद इस वजह से सब कुछ हुआ हो, लेकिन अचानक आप जो है उसमें शामिल हो गए। क्या आप कुमार विश्वास साहब के साथ थे, इस वजह से आपके ऊपर ये जो है तलवार मारी गई और आपको निकाला गया, और या कुमार विश्वास साहब अब भी आपके ताल्लुक़ में हैं? मेरे ताल्लुक़ में तो बहुत सारे लोग हैं और अरविंद केजरीवाल जी से भी बात होती है? नहीं, उनसे बात तब होगी जब वो मुंह खोलेंगे। एक आदमी से बात तभी हो सकती है जब वो बोले। आजकल तो लिखी हुई बातें बोलते हैं लोग। नहीं, आजकल उनका अंगूठा भी बंद है और उनकी ज़ुबान भी बंद है, तो बात आप उसी व्यक्ति से कर सकते हैं जो बोलता हो। गूंगे और बहरों के लिए फिर दूसरे रास्ते होते हैं। तो लेकिन बाकी कई लोगों से बातचीत हो रही है, विधायकों से बातचीत हो रही है, कार्यकर्ता लगभग सारे दिल्ली का संपर्क में, और सबको मालूम है जायज़ लड़ाई हो रही है। देखिए, ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी जो है किसी एमएलए को निकालने जा नहीं रही है, जैसे कि पिछले 5 के साथ भी हुआ, आपके साथ भी ये हो रहा है कि आपको नहीं निकाल रहे ताकि आपको मौका मिल जाए, नई पार्टी बना लें। तो जो लोग आपके साथ हैं वो क्या आपकी लड़ाई में शनिचर को आपके साथ नहीं आ सकते हैं, एमएलए वगैरह? शनिचर को ज़रूरत नहीं है,
ज़रूरत पड़ेगी जब विधानसभा में फ्लोर पे टेस्ट होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने तो अभी 5 को सस्पेंड किया हुआ है, शायद 5 ही रह जाएंगे इनके पास। तो आप कितनी जल्दी फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं? देखते हैं, ऊपर वाला करवाएगा। पहले कुछ करप्ट लोग जेल जाएंगे, उसके बाद ये नौबत आएगी। तो लड़ाई है और बड़ी लड़ाई है। हमने देखा है सियासतदानों को जेल जाने में बहुत वक्त लग जाता है और तब तक उनका जो है जो उनकी हुकूमत है वो पूरे वक्त काट लेती है, सब कुछ हो जाता है। इस मुल्क की ये तारीख ऐसे रही है। सियासतदान जेल इसलिए नहीं जाते कि उनके पीछे कोई कपिल मिश्रा नहीं पड़ा हुआ होता। अरविंद केजरीवाल की बदनसीबी है, पूरी पार्टियां मुखालिफ होती हैं। हमने नहीं, लेकिन कोई केस नहीं कराता। जैसे शीला दीक्षित पर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति तो की पर केस नहीं कराए। सीबीआई या एसीबी में जाके मामलों की लड़ाई नहीं लड़ी। कलमाड़ी के खिलाफ एक केस कराया लेकिन कोई उसके पीछे पड़ के फॉलोअप किसी ने नहीं किया। मैं तो कसम खा के बैठा हूं, इन सारे केसों में गवाह बन के खड़ा हूंगा, एक एक सबूत दूंगा। और जब तक जस्टिस नहीं हो जाता, जब तक इस लड़ाई को, तो 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सी पर है। 6 फ्लैग स्टाफ मार्च से निकल के गाड़ी सीधा तिहाड़ जानी है, ये सारा मुल्क देखेगा। तब आपके साथ अन्ना हजारे थे, एक माहौल आपने क्रिएट किया था। आप सब लोग साथ साथ थे। प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, और भी बहुत सारी ताकतें आपके साथ थीं, अरविंद केजरीवाल, सब लोग आप लोग साथ थे जिस वक्त लड़ रहे थे। अब आप अकेले हैं। लोग आ रहे हैं साथ, और बहुत बड़ी संख्या में साथ आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको उसकी एक हल्की सी झलक देखने को भी मिलेगी। लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अन्ना जी आपके साथ हैं? आपकी बात हुई उनसे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अपने दिल में लेकर चलते हैं। और ये मालूम है, जिस राइट टू रिकॉल की बात अन्ना जी करते हैं, पार्टी के अंदर लोकपाल की बात अन्ना जी करते हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल भरोसा है कि आशीर्वाद रहेगा। राइट टू रिकॉल में तो वरुण गांधी भी ने भी उस बिल की बात कही है, तो क्या आप उनको साथ रखेंगे? कोई दूर दूर तक अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। बीजेपी से आपको क्या जरूरत ही नहीं मिल रही है हमारी अंदर की। आपको नहीं लगता कि आपकी इस लड़ाई में एकदम से बीजेपी कूद गई तो उससे ऐसा महसूस हुआ कि बीजेपी आपके साथ है और फौरन काफी लोग जो हैं वो आ गए आपको? कहाँ कूद गई बीजेपी? यही तो अरविंद केजरीवाल खेल दिखाते हैं। कहाँ बीजेपी कूद गई? इस पूरी लड़ाई में आपको कहीं मेरे आसपास कोई बीजेपी नजर आया हो, कोई सपोर्ट भी नजर आया हो? अकेला लड़ रहा था पहले दिन से, अनशन पे बैठा तो भी अकेला था, अस्पताल गया तो भी अकेला था, राजघाट गया तो भी अकेला था, जो भी सबूत लेके आ रहा हूँ अकेला। तो बीजेपी कहीं है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी 1 साल पुरानी मनोज तिवारी के साथ एक फोटो वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे चलाई, और उन्होंने कहा देखो इसकी फोटो मनोज तिवारी के साथ है तो ये बीजेपी का एजेंट है। तो मैंने 4 फोटो निकाली, एक अरविंद जी की मोदी के साथ, अरविंद जी की सोनिया गांधी के साथ, अरविंद जी की पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ, और अरविंद जी की लालू यादव के साथ। और मैंने कहा फोटो दिखने से एजेंट बनते हैं, तो अब तुम बताओ, तुम मोदी के एजेंट हो, सोनिया के एजेंट हो, पाकिस्तान के एजेंट हो, कि लालू के एजेंट हो? तो अगर यही राजनीति करनी है तो ये करके देख लेते हैं। आप कहते हैं कि आपको जान का भी खतरा है, तो किससे जान का खतरा हो सकता है आपको? मेरे को एक वाकया याद है, और मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि सुनने वालों ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने महबूबा मुफ्ती से भरे प्रगति मैदान में एक सवाल पूछा कि महबूबा मुफ्ती, आप अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हो कि नहीं मानते हो? और अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हो या शहीद मानते हो? मैंने ये सवाल सारे मुल्क के सामने लाइव टीवी कैमरे पे भरी पब्लिक में महबूबा मुफ्ती से पूछा। प्रगति मैदान से बाहर निकलते मेरे पास अरविंद केजरीवाल जी का फ़ोन आता है, और फ़ोन पे कहते हैं कि अफजल गुरु के बारे में एक भी शब्द मत बोलना, इस हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज़ हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे अपने करावल नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 मुस्लिम भाई रहते हैं, और एक भी अफजल गुरु को अपना हीरो नहीं मानता, और आप ये गलत कह रहे हो कि अफजल गुरु के बारे में बोलने पर मुस्लिम नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ कि अब तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगे। मैं उसके 15 मिनट बाद अपने सचिवालय गया, दोबारा वहाँ पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दोबारा मैंने अपने सवाल पूछे। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे पूरे इलाके में जितने मुस्लिम भाई रहते हैं, मेरी ज़िंदगी में जितने मुस्लिम दोस्त हैं, उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि अफजल गुरु उनका हीरो है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हीरो है। अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि अफजल गुरु के बारे में कोई सवाल नहीं होने चाहिए, और इसीलिए हर एक छोटी छोटी बात पे ट्वीट करके सपोर्ट करने वाले अरविंद केजरीवाल ने महबूबा मुफ्ती से जब मैंने सवाल उठाए, एक भी सपोर्ट का ट्वीट नहीं किया, ना एक भी बयान दिया उसके सपोर्ट में। करावल नगर से जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आप लोग जीते हैं, मेरे ख्याल से आपके यहाँ तो काफ़ी अच्छी जीत रही। बिल्कुल। और आपने एक फ़ोटो भी मैंने फेसबुक पे या सोशल साइट पे किसी पे देखा था, कुछ चिराग आंधियों में भी जलते हैं। तो उस जीत के बाद आपको लगा कि अब आप इनको हरा सकते हैं क्या? नहीं, करावल नगर के चुनाव के दौरान एक बात समझ में आई। आपको पता है, मनीष जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी सारी सीटें हार गई, सत्येंद्र जैन की कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी तीसरे नंबर पर आई है। हमारे यहाँ पे तो सीटें फिर भी हम जीत के निकले, और बीजेपी की आंधी नहीं थी ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोग वोट दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि हम डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़े वाली पार्टी को भी वोट दे देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। चुनाव के दौरान मेरे अपने कैंडिडेट आके मेरे से बोलते थे नगर निगम के कि अरविंद केजरीवाल जी को बोलो वोट के लिए लोगों को फ़ोन ना करें।
अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो छोटी कर दो। लोग आदमी के नाम से चिढ़े हुए थे, पार्टी से नहीं, ना सरकार से। और लोगों को ये लगा कि ये आदमी कुछ भी कर रहा है, और इसीलिए मैंने ये कहा कि सर आपके नाम पर वोट मिलना बंद हो गया है। आप ईवीएम को दोष मत दो। आज आप ईवीएम को गाली दे रहे हो, कल आप कहोगे लोगों की उंगली में ही कोई प्रॉब्लम है जो गलत बटन दबा रही है। वोट नहीं पड़ रहा, इसको एक्सेप्ट करो, अपने आप को बदलो, और करप्ट लोगों को पार्टी से बाहर जाना होगा। अदरवाइज करप्शन से लड़ने के लिए पार्टी बनाई थी, लोग क्यों वोट देंगे? तो आप पार्टी में रह कर उनको बदलने की आपने कोशिश नहीं की, मतलब आप बाहर निकल के आप बदलेंगे या मैं तो बाहर निकला ही नहीं हूँ, ना मैं बदला निकलूंगा। लेंगे? मैं ना गुस्से में हूँ, ना कोई बदला ले रहा हूँ, ना किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी है। एक कसम है, और ये हमने सबने खा ली थी कि करप्ट को लोगों को हटाना है। अब वो हमारी पार्टी में होंगे तो भी हटाएंगे। पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा, और कोई इस पार्टी से मुझे निकाल नहीं सकता। चलिए, हमारी आपको नेक ख्वाहिशात हैं कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अगर ये जायज़ जंग है तो इस जंग में जीत आपकी हो। और हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये मुलाकात बेहतर लगी होगी। और अब क्योंकि कपिल मिश्रा साहब एक और जंग लड़ने जा रहे हैं, तो हमें यकीन है कि आगे भी हमारी इनसे बातचीत जारी रहेगी, और हम देखेंगे कि ये जंग किस मोड़ पर पहुंची है, या इसे कामयाबी मिली है, या ये जंग ये बीच में ही छोड़कर कहीं और चले गए हैं। आपसे हमारे से ETV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया नाज़रीन ख़ास मुलाकात देखने के लिए। आदाब।